अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं यहाँ खैर खैरियत से और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शराज अली। शराज अली भी हमारे जो हैं बहुत करीबी दोस्त हैं और अच्छे कलीग हैं, और ये हमारे साथ डबलिन में ही होते हैं। इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि शराज ने पाकिस्तान में बहुत ही मुख्तसर तौर पे काम किया है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए। फिर इन्होंने स्टार्ट की अपनी जर्नी ईवाई बहरेन ऑफिस से, और एफएस सेक्टर के अंदर, एफएस ऑडिट के अंदर। और फिर ईवाई डब्लिन के अंदर ये आए, और फिर उसके बाद he moved to industry within FS sector, and then he made a move from financial service sector to non-financial service sector, which is like core accounting role with one of the best giant tech giant companies. तो शिराज, बाकी मैं शिराज के ऊपर ही छोड़ता हूँ कि वो अपनी इंट्रोडक्शन दे। वेलकम शिराज, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हमारे इस पॉडकास्ट में। तो कैसे हैं आप? और प्लीज थैंक यू इंट्रोड्यूस सो करें मच अपने यार। आप को। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इनटू दिस पॉडकास्ट। तो आज कोशिश करेंगे जितना अपने इनसाइट्स को, एक्सपीरियंस को समराइज करके आपके व्यूअर्स तक पहुंचा सकें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का जो है ना फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करता हूँ आपके व्यूअर्स भी बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ तक प्रोफेशनल जर्नी का सवाल है मेरा, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो जैसे आपने बताया कि मैंने पाकिस्तान से एससीसीए शुरू किया था, आगाज़ उसका। फिर 2014-15 में थोड़ा सा मैंने पाकिस्तान में काम किया, कभी किसी छोटे क्लाइंट पे, कभी फर्म चले गए। उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी मिली और ईवाई बहरीन चले गए। 2015 की स्टार्ट में मैं बहरीन गया था। वहाँ पे फिर अपने एफएस सेक्टर में भी काम किया, नॉन एफएस सेक्टर में भी काम किया। डिफरेंट टीम्स के साथ काम किया वहाँ पे, क्योंकि एक छोटा ऑफिस है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हम्म। है कि थ्रू आउट आप जो है ना डिफरेंट टीम्स के साथ काम करें। उसमें वहां पे फिर 3 साल गुजारे। 3 साल गुजारने के बाद फिर डब्लिन ऑफिस से अपॉर्चुनिटी आई, ईवाई डब्लिन ऑफिस से फिर यहाँ आ गए 2018-19 के स्टार्ट में। यहाँ आने के बाद फिर 2 साल यहाँ पे काम किया। यहाँ पे काम करने के बाद फिर जब स्टेम फोर हाथ में आया तो जैसे आपको पता है कि सब लोग इंडस्ट्री मूव करते हैं फर्म से, तो हमने भी फिर हम्म। यही रूट लिया और इंडस्ट्री मूव हो गए, एआईबी आ गए। एआईबी में फिर कुछ अरसा रहे तो फिर अचानक से खुदा का करम हुआ और गूगल की अपॉर्चुनिटी आ गई। उसके प्रोसेस से थ्रू गुजरे तो फिर वहाँ पे प्लेसमेंट हो गई, तो फिर गूगल का सफर जारी रहा। ये एक समराइज हम्म। मेरा प्रोफेशनल जर्नी का जो है ना एक्सपीरियंस रहा है, और यही इंट्रो है मेरा। बाकी जी शिराज, हैंड अब ओवर तो टू यू, बहुत ही अगर आपको कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक तो हम वो जी डिस्कस शिराज, करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। और जैसे कि आपने बताया, और जैसे मैंने भी इनिशियली बताया था, कि शिराज की एक जर्नी बहुत सक्सेसफुल जर्नी रही है। जो भी एक एक्सपायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एसीसीए है स्टूडेंट है, वो यही एस्पायर करता है कि यार मैं क्वालिफिकेशन कंप्लीट करूँ, एक अच्छी जगह ट्रेनिंग लूँ, और फिर उसके बाद जाके हम्म। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्व करूँ। तो बिल्कुल, अगर हम उस चीज़ को देखें तो यार ये सारे बॉक्सेस जो हैं टिक होते हैं। अनलेस आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, या वो दैट्स सेपरेट थिंग। बट जॉब मार्केट के हिसाब से दैट्स वाज द मेन एम ऑफ एवरी एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो शिराज, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। मैं जाहिर सी बात है स्टार्ट करता हूँ अपने एक क्वेश्चन से। तो पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि थोड़ा सा हमें यार बताइए कि ईवाई बहरीन के अंदर, क्योंकि वो एक मिडिल ईस्टर्न रीजन रहता है, और एफएस एफएस सेक्टर के अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक ओवरऑल कैसा माहौल है फर्म का वहाँ पर? एफएस मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या स्कोप है? मार्केट, एक ओवरऑल एक छोटी समरी बताइए आप हमें। बिल्कुल। ईवाई बहरैन की अगर बात की जाए तो बहरैन, अगर आप उसको डेमोग्राफिकली देखें तो बहुत छोटा सा कंट्री है। हम्म। तो छोटे से कंट्री में एक छोटी सी मार्केट है। उस छोटी सी मार्केट में आपकी जो है ना बिग फोर बैठी हुई है, तो आपस में वो जो है ना कॉम्पीट करती रहती है। बड़ा कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है। हम्म। तो जहां तक बात है आपके जो मेजर चैलेंजेस की, वहां पे जो बिग फोर में इन जनरल जो मेजर चैलेंजेस हैं वो आपकी जो है ना स्टाफ शॉर्टेज है। और स्टाफ शॉर्टेज की जो मेन रीजन जो मुझे समझ आई वो ये है कि जो मिडिल ईस्ट का रीजन है उसको, जो आपके ईस्टर्न कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज से जो लोग आते हैं क्वालिफाई होके, वो एज अ स्टॉपिंग पॉइंट उसको यूज करते हैं। उनकी जो मेन जर्नी का जो एंड होता है वो टुवर्ड्स ईयू, कनाडा और यूएस मूव होना होता है। तो वो एज अ स्टॉपिंग पॉइंट उसको यूज करते हैं, और फिर जैसे ही वो चीज़ आपको मिल जाती है, आपको आपकी प्लेसमेंट हो जाती है ईयू में या कनाडा में या यूएस में, फिर वो आप छोड़ देते हैं ऑफिस।
तो इसकी वजह से एक हमेशा प्रेशर रहता है कि जो है ना स्टाफ की हमेशा वहाँ पे जो है ना बड़ी बड़ी डेफिशिएंसीज रहती हैं। जब स्टाफ की डेफिशिएंसीज रहती हैं तो आपके जो है ना क्वालिटी ऑफ वर्क पे इम्पैक्ट आता है। क्वालिटी ऑफ वर्क पे इम्पैक्ट आता है तो आपके क्लाइंट रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आता है। तो ये हमेशा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन वहाँ पे जो है ना आप उसी में फंसे रहते हैं। और दूसरा हम्म। मेन जो इशू वहाँ पे चैलेंज है मिडिल ईस्ट में वो है क्वांटिटी और क्वालिटी का। वहां पे क्योंकि हम्म। मार्केट बहुत छोटी थी तो जो बिग फोर थी वो आपस में प्राइसिंग इस तरह से करती थी कि छोटे छोटे क्लाइंट्स भी जो है ना अपने पास रख लेती थी। जब आप छोटे क्लाइंट्स रखते हो तो उसकी फीस उसी हिसाब से कम होती है। जब हम्म। फीस कम होती है तो आपके पास आवर्स ऑफ वर्क बहुत कम होते हैं। लेकिन आवर्स ऑफ वर्क कम होने की वजह से जो है ना काम जो होता है उन छोटे क्लाइंट्स पे ज्यादा होता है क्योंकि आपको पता है आपने खुद काम किया है। जब आप किसी छोटे क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हैं और जब आप बड़े क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हैं तो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। एक छोटे क्लाइंट को यही पता नहीं होता कि उसके ट्रायल बैलेंस में इस साल पूरी क्या चीजें गई थी। ये। वही आप ट्रायल बैलेंस भी आप खुद बनाते हैं, एफएस भी आप खुद बनाते हैं, ऑडिट भी आप खुद करते हैं। तो एक जो है ना एक इसी जो है ना आप लूप में फंसे रहते हैं, छोटे क्लाइंट्स पे फिर बड़े क्लाइंट्स पे, बड़े क्लाइंट्स से फिर छोटे क्लाइंट्स पे। तो एक चैलेंज तो मैंने आपको ये बताया कि स्टाफ शॉर्टेज थी वहां पे बहुत ज्यादा जो थ्रू आउट पूरे अगर आप बिग फोर की बात करें तो वहां पे है। लेकिन मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे टर्न अराउंड रेशियो बहुत ज्यादा है, लोग बहुत छोड़ के जाते हैं वहां से। और दूसरा ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है और क्वालिटी पे हम्म। जो फोकस है वो इस वजह से कंप्रोमाइज हो जाता है उसकी वजह से। तो ये दो बड़े चैलेंजेस थे 3 साल की जर्नी में ईवाई बहरैन में, जो कि जो है ना कम्प्लीटली चेंज हो गए जब फिर मैंने मूव किया ईवाई आइलेट में। अच्छा अच्छा। तो बस मैं अगर ये अंदाजा लगाऊं, जैसे आपने बताया कि कॉम्पिटिटिव माहौल है, तो इट मीन्स के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी कम होगी फिर वहाँ पे, क्योंकि और बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि बिजनेस का भी काफी स्ट्रगल रहता है कि बिग फोर आपस में कॉम्पीट कर रही है, प्राइसिंग जो है वो स्ट्रेटजी चल रही है वहाँ पे। लो बॉलिंग, आई वोंट से लो लो बॉलिंग बॉलिंग, होती है। लो बॉलिंग होती है। ओके, तो मतलब ये हम्म। अनएथिकल है, बट या नो बॉलिंग एज इन कि हाँ जस्ट बड़ा क्लाइंट भी आप छोटी प्राइस पे ले लो और छोटे क्लाइंट को आप ऐसी छोटी प्राइस पे ले लो, तो प्रेशर पड़ता हम्म, है, कंपटीशन आता है, लोगों के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और फिर बाहर आपको निकलने मिडिल की ईस्ट का बिल्कुल। पता है कि लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी भी जो है चाहिए होती है लोगों को। दैट्स वन ऑफ द बिल्कुल। रीजंस के लोग मूव कर जाते हैं वहां से। लॉन्ग तो टर्म ठीक है, सस्टेनेबल नहीं है मिडिल ईस्ट, आई थिंक, या यू आर राइट। हाँ, मेरी भी यही अंडरस्टैंडिंग है, और बिल्कुल आपने जो बताया वो उससे कोऑपरेट करती है बात। तो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आपने जो है वो फिर ई वाई डब्ल्यू के अंदर आए, पहले एक हम्म, छोटा सा हमें समझ दीजिएगा कि ई वाई डब्ल्यू में कैसा फील हुआ आपको, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। और फिर उसके बाद आपने ई वाई डब्ल्यू से, मतलब जो कि प्रैक्टिस फर्म है, हम्म, अकाउंटिंग प्रैक्टिस जॉब है, उससे आप मूव कर गए ए आई बी बैंक में, जो कि एक इंडस्ट्रियल जॉब है हम्म, फॉर एफ एस ऑडिटर। तो ये हम्म। ट्रांजिशन भी बताइए थोड़ा सा, और पहले टू स्टार्ट विद ई वाई आइडेंट एक्सपीरियंस एंड देन योर ट्रांजिशन टू इंडस्ट्रियल रोल विद ए आई बी बैंक, और वहां पे कैसा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल ईवाई आइलैंड यार, जो ईवाई टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ वर्ल्ड है, आपकी यूरोपियन साइड और हम्म। आपकी जो ना वेस्टर्न साइड, और जो आपकी बिग फोर है, मतलब मैं ईवाई की बात नहीं करता, सारी बिग फोर की हम हम्म। बात लेके चलते हैं। वो बहुत कल्चरल डिफरेंसेस हैं उन दोनों में, दोनों साइड्स में। आपके जो लोग एशियन कंट्रीज में बैठे हुए हैं, मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, और जो लोग आपको मिलते हैं जब आप मूव कर जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, या कनाडा चले गए, आप यूएस चले गए, तो वो लोग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक हम्म। तो सबसे बड़ा जो आपको शौक लगता है वो आपको लगता है कल्चरल शॉक, जब आप पाकिस्तान मिडिल ईस्ट से उठ के यूरोप आ जाते हैं, कि चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वहां पे जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, यहाँ पे जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। फिर उसके बाद मेन चीज जो आती है आपकी क्लाइंट इंटरेक्शन होती है, क्योंकि एज एन ऑडिटर यू ऑलवेज इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट। जो क्लाइंट्स के जो है ना काफी आपको डिफरेंस नजर आते हैं, जो इंटरेक्शन आप मिडिल ईस्ट में करके आए हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, जो आप पाकिस्तान में बैठ के करके आए हैं, और जो इंटरेक्शन आप यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, बहुत डिफरेंस है। हम्म। तो उस हिसाब से आपको फिर अडॉप्ट करना पड़ता है। उस हिसाब से जो है ना काफी लोग काफी स्ट्रगल करते हैं, जब हम जैसे लोग जो बेसिकली जो है ना वहां से उठ के उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं, तो काफी शुरू में उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो सबसे जो बड़ा चैलेंज आता है आपको, जो आप जब आप मूव होते हैं मिडिल ईस्ट से या पाकिस्तान से टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड, वो एक कल्चरल इश्यूज हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इश्यूज नहीं डिफरेंसेस कहूंगा मैं उस हम्म। चीज को। तो उसको पहले आप समझने की कोशिश करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जो है ना उस चीजों को में फिर आप अडॉप्ट हो जाते हैं और आप वो चीजें फिर बेहतर ही लगने लगती हैं। तो जब मैं ईवाई आइडेंट आया तो उस वक्त कोविड का टाइम था और एवरीथिंग वाज नियर टू क्लोज, कोई चीजें जो ऑफिस बंद थे एंड यू आर कम्प्लीटली वर्किंग फ्रॉम होम। तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा शुरू में, जो है ना शुरू के
कुछ मंथ में बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही टीम के साथ फिजिकल, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन टीम्स। तो काफी चैलेंजिंग था शुरू में, लेकिन फिर वक्त के साथ आपको पता है कि इंसान जो है ना उस चीजों में नॉर्मलाइज हो जाता है और फिर चीजें जो है हम्म। ना खुद ही आसान होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा मेरा ईवाई डबलिन में, अगर क्लाइंट साइड की बात की जाए, जिसकी वजह से फिर बाद में मेरी एआईबी में प्लेसमेंट हुई और उसके बाद फिर गूगल में प्लेसमेंट हुई, हम्म। उसमें जो क्लाइंटेल जो पोर्टफोलियो मुझे एलोकेट किया गया उसने काफी काफी मदद की मेरी। फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी जो प्लेसमेंट हुई थी वो बैंकिंग सेक्टर में हुई थी, कोर बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर में, जिसमें यूआई के पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स थे, जैसे अल्स्टर बैंक था जो 2 साल पहले आयरलैंड का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक था, हम्म। नंबर 3 पे था उस वक्त। तो उसमें मैं इन्वॉल्व रहा 2 साल तक, काफी जो है ना इन डेप्थ बैंकिंग सिस्टम को, आयरिश बैंकिंग सिस्टम को समझा, काफी चीजों को जो है ना अंडरस्टैंड किया, क्योंकि कम्प्लीटली यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है डिफरेंट है। इवन जो आपकी बेसिक कोर अकाउंटिंग की जो एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह से वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो डिफरेंट है एज हम्म। कम्पेयर टू व्हाट यू हैव बीन सीइंग इन मिडिल ईस्ट एंड पाकिस्तान। तो वो एक्सपीरियंस काफी हेल्पफुल रहा आगे जाने के लिए। उसके बाद फिर दूसरे क्लाइंट्स से, जैसे एसएनपी ग्लोबल, इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर था, यूके गया मैं 6 मंथ सेकॉन्डमेंट पे। फिर इस तरह से लंदन स्टॉक एक्सचेंज था, ये सारे क्लाइंट्स मिलके जो है ना चीजें बिल्ट होती गई और आप जो है ना एनहांस करते गए, आपको अपने आप को इम्प्रूव करते गए। और फिर एक जगह आई कि आपने समझा कि यार नाउ आई एम रेडी टू मेक अ मूव फ्रॉम फर्म टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। और फिर वो 2 साल के बाद एक टाइम पीरियड आया जिसमें मैंने सोचा कि यार अब लेट्स टेक अ न्यू फ्लेवर, लेट्स टेक अ न्यू चांस एंड मूव टू द हम्म। इंडस्ट्री। फिर उसके बाद फिर एआईबी की जर्नी शुरू हो गई थी। तो एआईबी पे फिर सर मैंने इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं तो एआईबी में आने के बाद आपको कैसा फील हुआ, लाइक हम्म, फर्म से, प्रैक्टिस फर्म से इंडस्ट्री के अंदर आना, ये पहला स्टेप है आपका कि आप पहले इंडस्ट्री के अंदर आए और विद इन सेम हम्म, सेक्टर आए। तो आपका चलो एफएस का बैकग्राउंड तो सेम था, बट एक रोल जी के अंदर बिल्कुल। चेंज आया होगा, टाइमिंग के अंदर चेंज आया होगा, उसके बारे में बिल्कुल, बताएं कि क्या फर्क था। इस, इसको शुरू से ही लेके चलते हैं, इसको इंटरव्यू Okay. स्टेजेस से लेके चलते हैं कि आप जब जी जी। फर्म से मूव होते हैं इंडस्ट्री में, तो जो है ना इंटरव्यू में आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, और फिर जब आप इन हो और जाते हैं फिर क्या चैलेंजेस आते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू की बात करें इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली आयरलैंड में, तो हम्म। इंटरव्यू की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं मिडिल ईस्ट में और आपके पाकिस्तान में। यहाँ पे जो फोकस होता है मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान में, वो टेक्निकल साइड बहुत ज्यादा होता है। आपको हाँ। बहुत ज्यादा जो है ना टेक्निकली साउंड होना पड़ता है टू गेट अ प्लेस, स्पेशली इनटू द इंडस्ट्री। फर्म में तो आपको मिल जाती है क्योंकि वहां पे रिसोर्सिंग का इशू होता है, तो आप देयर इज ऑलवेज अ नीड, बट इन इंडस्ट्री यू हम्म। नीड टू बी वेरी वेरी गुड ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स। यहाँ पे अगर आप बात करें तो आप टेक्निकल साइड पे अगर आप नॉर्मल भी हैं तो आप चल जाते हैं, क्योंकि उनका जो मेन फोकस होता है वो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे होता है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे होता है। वो हम्म। उनका इनका ये मानना है आयरलैंड यूरोप वालों का कि अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपकी जो है ना थिंकिंग पावर पॉजिटिव है, अगर आप सोच सही समझ सकते हैं, आप क्रिटिकली साउंड हैं हम्म। चीजों में, तो जो टेक्निकल चीजें हैं वो हम आपको खुद सिखा देंगे आप जब आ जाएंगे हमारे पास। तो जब इंटरव्यू की आप बात करते हैं तो इंटरव्यू में जो सारी इंडस्ट्री है जो मैंने देखा है, मैंने काफी इंटरव्यूज दिए थे एआईबी के अलावा भी, तो उसमें जो हम्म। मेन फोकस था उनका, अगर 100% की बात की जाए तो 95% आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड थी। 5% उन्होंने कभी कोई टेक्निकल साइड पूछ लिया तो पूछ लिया, विद द एक्सेप्शन बार गूगल, क्योंकि गूगल में चीजें पे डिफरेंट थी। जब मैं उस साइड पे आऊंगा क्योंकि वहां पे फिर टेक्निकल साइड हाँ। ज्यादा थी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए स्पेशली एआईबी की, तो उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत ज्यादा था, और दूसरी इंडस्ट्रीज में जो मैंने इंटरव्यू दिए थे उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज्यादा था। तो पहला चैलेंज ये होता है कि आप जो है ना, आप अपने आप को सॉफ्ट स्किल्स कितने ज्यादा डेवलप कर रहे हैं 2 सालों में रह के आप हाँ। फर्म में, जब आप इंडस्ट्री मूव होने से पहले अपने आप को कितना अडॉप्ट कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स के मुताबिक, कि वही आपको काम आते हैं प्लेसमेंट में। उसके बाद जब आप इन हो जाते हैं तो वहां पे फिर डिफरेंट चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस मेनली ये होते हैं कि आप एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर से उठ के, फर्म के कल्चर से एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर इंडस्ट्री में आते हैं। हम्म। फर्म का कल्चर ये है कि आपने आराम से, आप 10-9 बजे शुरू करते हैं काम, और आपको ये होता है कि आराम से 7-8 बजे तक करूंगा, कोई इशू नहीं है। और हम्म। दूसरी ये चीज है, क्रॉस डिपार्टमेंटल जो कम्युनिकेशन होती है फर्म में वो इतनी ज्यादा नहीं होती। आपकी जो कम्युनिकेशन ज्यादातर होती है अपनी टीम के साथ होती है, अपने पार्टनर के साथ, मैनेजर्स के साथ, और जो आपके एसोसिएट्स हैं उनके साथ होती है। तो क्रॉस डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। कभी कभी आपने टैक्स के साथ इन्वॉल्व हो गए साल में 1-2 दफा, तो यही होता है। अब इंडस्ट्री जब आते हैं तो आपकी जो हर वक्त की कम्युनिकेशन होती है वो क्रॉस डिपार्टमेंटल होती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एरियाज डिफरेंट टीम्स को एलोकेट किए होते हैं, और हमेशा एक टीम दूसरे टीम पे डिपेंडेंट रहती है। तो ये हो आपको ये एक चीज डिफरेंस नजर आता है। दूसरा डिफरेंस अगर आपको
आता है वो ये आता है कि आपके काम में। अब मैं थोड़ा सा लकी इस वजह से था कि मैं मेरा जो प्रायर एक्सपीरियंस था वो सारा बैंकिंग का था, और मैंने हम्म, बैंक्स को बड़े करीब से देखा था, उनके सिस्टम्स को, उनके कस्टमर्स को, उनकी जो है ना जो रेगुलेशंस, क्योंकि बैंक बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है, उनकी रेगुलेशंस को काफी ज्यादा काम किया हुआ था। तो जब मैं यहाँ पे आया बैंक में, एआईबी की बात की जाए, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है इन हम्म, आयरलैंड, और स्टेट ओन्ड बैंक है, और इंटरनेशनली जो है ना उसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। तो उसमें जो रेगुलेशंस थी वो उस हिसाब से उसका जो होराइजन था बहुत ज्यादा था। उसमें जो टीम्स थी वो ज्यादा जो है ना काफी इंटीग्रेटेड थी, बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड थी। और आपको जो है ना एक ही वक्त पे आप आयरलैंड पे भी जो है ना टीम्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसी वक्त पे जो आपकी आईबी न्यूयॉर्क ब्रांच में बैठी हुई है वो उनके साथ भी आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और आप जो यूके में आपकी टीम्स बैठी हुई हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम्म, तो वो चीज़ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा काम आई ईवाई में जो मैंने काम किया था, कि मेरे पास लर्निंग, मेरे बेसिक मुझे पता थी चीज़ें सारी। हम्म, क्योंकि डिफरेंस ये था कि आप जब फर्म में ऑडिट कर रहे थे बैंक्स का, तो आप एक साइड, टुवर्ड्स द वन साइड ऑफ द टेबल थे, आप चीज़ों को रिव्यू कर रहे थे। अब आप टुवर्ड्स द अनदर साइड ऑफ द टेबल आ गए, अब आप चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब आपको चीज़ें पता है कि होती कैसे हैं, तो आप वो चीज़ प्रिपेयर भी कर सकते हैं, जस्ट टेक लिटिल अमाउंट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड यू आर गुड टू गो। तो ये एक चीज काफी एज हासिल हो गया मुझे, कि जो है ना मैं अपनी ही सेक्टर के जो है ना अपने ही एक उसमें चीज में इन्वॉल्व हो गया था। उसमें फिर एआईबी में काम किया, एआईबी में काम करने के बाद फिर एक बिल्कुल अलग अप्रोच ली कि मैं जो है ना टेक कंपनी में फिर जो है ना चले गया, गूगल उस पे की बात आते की हैं जाए टेक अगर। कंपनी पे। उससे पहले मैं हम्म, अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो आपको आयरलैंड में हम्म, आके मतलब आप ये रेलेवेंट है एआईबी से भी और आपकी फर्म की जॉब से भी कि यहाँ पे बैंकिंग की रेगुलेशंस कैसी हैं एज कम्पेयर टू मिडिल ईस्ट एंड पाकिस्तान। ज्यादा वो क्या कहते हैं उसे रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, ज्यादा क्या कहते हैं उसे स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं या क्या प्रेशर डालती हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। यार असल में प्रॉब्लम ये है कि आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ ईयू। तो हम्म, आपके पास जो रेगुलेटर्स है ना, एक तो आपके पास आपका लोकल रेगुलेटर है जो सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड है। उसके ऊपर जो हायर अथॉरिटी है वो है आपकी यूरोपियन यूनियन, उसमें आप हम्म, किया जाती है ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, उसकी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अंदर है ईबीए, यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी, जो सारी बैंक्स को रेगुलेट करती है यूरोप के अंदर। तो उसमें जो जो चीजें हैं, जो रेगुलेटेड चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, और उतनी कॉम्प्लिकेट होने की वजह से जो है ना वो उसका जो वॉल्यूम है और जो इंटरप्रिटेशन है वो उतनी ही जो है ना मुश्किल है। तो अगर कंपेयर किया जाए यहाँ की रेगुलेशन से वर्सेस द रेगुलेशन इन मिडिल ईस्ट स्पेशली, तो मिडिल ईस्ट में इतनी रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, वहाँ पे आप चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं बैंक्स में। यहाँ पे कोई आपके पास रूम ऑफ जो है ना लाइटनेस नहीं है, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू द रेगुलेशन। थोड़ा क्योंकि मसला बैंक्स में ये होता है कि आपके कस्टमर्स के जो है ना पैसे, आम पब्लिक के पैसे जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप बात करें किसी दूसरी नॉन एफएस सेक्टर की, तो उसमें ये होता है कि एक कंपनी रॉ मटेरियल ले रही है, प्रोडक्ट्स बना रही है, अगलों को सेल कर रही है, वो किसी से पैसे रख के जो है ना कुछ कमा नहीं रही। बैंक्स का ये है कि वो पैसे रख के आगे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसी पैसों से खेलते हैं। तो जब पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो जाती है तो उस वजह से रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और यूरोप की बात की जाए तो उसमें पता है आपको, सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो पब्लिक पे होता है, पब्लिक पे कि उनको नुकसान कम से कम पहुंचे। तो जब उनको नुकसान कम से कम पहुंचे, तो जो इंस्टीट्यूट उनको डील कर रहे हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि जो ना टफ से टफ रेगुलेशन हो, ताकि जो ना इस नुकसान को कम से कम होने के चांसेस को जो है ना रखा जाए इसमें। तो काफी काफी डिफरेंट है, और काफी जो है ना स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू द मिडिल ईस्ट रेगुलेशंस टुवर्ड्स द बैंकिंग सेक्टर। अच्छा तो हाँ इससे फिर इसका इम्पैक्ट फिर यही पड़ेगा कि अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट के अंदर फिर वही बात है कि आपको फिर ऑडिट पे भी इसका प्रेशर आएगा कि यार बिल्कुल, ज्यादा चीजों की कंप्लायंस देखनी पड़ेगी, ज्यादा डेडलाइंस मीट करनी पड़ेंगी। और फिर सेम गोज बिल्कुल। टू एआईबी। आई थिंक एआईबी में आपका थोड़ा रोल डिफरेंट था, मोर टुवर्ड्स ऑपरेशन हम्म, साइड। तो उसमें मेरे ख्याल हम्म, से आपको इतनी स्ट्रिक्ट मतलब डेडलाइंस का नहीं ख्याल रखना पड़ता होगा एज कम्पेयर टू व्हाट यू आर डूइंग इन ईवाई, बिकॉज वो ऑडिट हम्म, डेडलाइंस थी। ओके तो हम हम्म, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है इसलिए हम बिल्कुल बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, मे बी विल डू अ सेपरेट सेशन। बट अब हम मूव हम्म, करते हैं कि योर ट्रांजिशन फ्रॉम टोटली लाइक डिफरेंट ट्रांजिशन फ्रॉम फाइनेंशियल हम्म, सर्विसेज मार्केट टू नॉन लाइक टेक कंपनी विच इज टेक जाइंट ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड गूगल। पहले तो आप उसका ये बताएं कि इंटरव्यू कैसे आपने इसका क्रैक किया और फिर जैसा लोग सोचते हैं जीटी का, सॉरी जीटी कह रहा हम्म। हूँ, गूगल का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको,
और मजा आ रहा है, मतलब हाउ इज द जॉब देयर, और कैसा लगा है गूगल के साथ काम करने में? सबसे पहले तो मैं मोटिवेशन इसमें डिस्कस करूंगा कि जो है ना मोटिवेशन क्या होती है जब आप हम्म। फर्म से इंडस्ट्री मूव करते हैं। फिर इंडस्ट्री में सेग्रीगेशन होती है, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री में। आपके पास बैंकिंग है, फिर नॉन एफएस है, फिर उसमें जो है ना नॉन एफएस में आपके पास टेक आ जाती है, डिफरेंट जो है ना नॉन कमर्शियल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। हम्म। तो अगर आप सबसे बड़ी मोटिवेशन को देखें यहाँ पे तो वो मनी फैक्टर है। हम्म। तो मैं आपको ग्राफ की मदद से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। समझें, ये पूरा एक रेंज है सैलरी की। आप हम्म। यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप यहाँ जाते हैं, ये ए पॉइंट है। यहाँ पे जो रेंज है आपकी सैलरी की वो 45 to 55 के दरमियान में मूव होती है। यहाँ पे फर्म सारी फॉल करती हैं। अगर आप सही है। बात करें फ्रॉम सीनियर टू असिस्टेंट मैनेजर, फिर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर आपकी रेंज हो जाती है 65 to 75। यहाँ पे हम्म। आपकी फॉल करती हैं इंडस्ट्री में जो है ना मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स। ठीक है, हम्म। बैंक्स भी आ गई और नॉन बैंक्स भी आ गई। फिर आप ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे रेंज हो जाती है आपकी जो है ना 75 to 85। यहाँ पे हम्म। आपके टेक आ जाते हैं। ठीक या। है, और 85 से ये फिर 1 लाख तक भी जाती है। मैं कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जहाँ पे मैंने जो इंटरव्यू दिए थे उसकी सैलरी ऑन ऑफर 1 लाख थी पर अनम। हम्म। ठीक है, तो ये सिर्फ टेक ही आपको जो है ना प्रोवाइड कर सकता है। और यही सबसे बड़ी बिल्कुल। मोटिवेशन होती है व्हेन यू आर मूविंग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जी। लर्निंग एंड एवरीथिंग एंड बिग नेम एंड एवरीथिंग, सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है कि एक कंसीडरेबल डिफरेंस है आपकी सैलरी और डिफरेंट पैकेजेस में। तो सबसे बड़ी हम्म। मोटिवेशन ये रही कि जो है ना मॉनेटरी वैल्यूज में वो बहुत ज्यादा फर्क था उसमें। ठीक है, दूसरी अगर आप बात करें उसमें इंटरव्यू क्रैक करने की, तो इंटरव्यू जो इनका है, जो बड़ी बड़ी टेक जायंट्स हैं, गूगल हो गई, मेटा हो गई, amazon हो गया, उनका कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच है वो इंटरव्यू की। वो एक इंटरव्यू पे जो है ना रिलाय नहीं करते कि एक इंटरव्यू लिया और बंदे को हायर कर लिया। वो सीरीज ऑफ इंटरव्यू आपसे लेते हैं, और सीरीज ऑफ इंटरव्यू में डिफरेंट चीजों को टच करते हैं। सबसे पहला जो इंटरव्यू होता है वो आपका हायरिंग मैनेजर के साथ होता है। उसमें जो आपकी जो फोकस होता है हायरिंग मैनेजर का, वो आपकी टेक्निकल साइड होती है। उसमें हम्म। कॉम्पिटेंसी बहुत लाइटली आपको करवाता है वो। ठीक है, वो आपको देखता है कि ये जो आपने पिछले इतने साल काम किया है, इतनी 5 6 साल 7 साल आपने काम किया है। ठीक है, उसमें आपने वो चीजें बुकिश जो आपने पढ़ी हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया। फॉर एग्जाम्पल, जो हम्म। मुझसे जो क्वेश्चन किए गए उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, वो IFRS 9 से रिलेटेड था। क्योंकि मैं बैंक की साइड से आ रहा था और बैंक पे जो हाँ। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था वो IFRS 9 का था। वो जो 2018 में जिसने IS 39 को रिप्लेस यप। किया था। तो जो दो हायरिंग मैनेजर्स थे उन्होंने कहा कि आप मुझे हमें पता है कि आपको IFRS 9 सारा आता होगा बाय बुक। आपको डेफिनेशन सारी पता होगी, आपको ECL मॉडल पता होगा, आपको स्टेजेस डिफरेंट पता होंगी। आप ये हाँ। बताएं कि जब 2018 में ये IFRS 9 इम्प्लीमेंट हुआ, तो आप कोई ऐसा कोई हमें एक्सपीरियंस शेयर करें विद एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग, कि जिसमें आपने ये पूरा IFRS किसी बैंक पे इम्प्लीमेंट करवा दिया। अब यहाँ पे चैलेंज आते हैं आपको जो है ना मेजर, हाँ। कि आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप टेक्निकली साइड एक एक पॉइंट को जो है ना किस तरह से आप उसको लेआउट कर रहे हैं और समझा रहे हैं। ठीक है, हम्म। दूसरी साइड जो वो सबसे ज्यादा टच करते हैं वो आपकी FS साइड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक हम्म। है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप फिर वो देखते हैं कि आप जो जिस क्लाइंट पे और जो सॉरी जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल, उसकी फाइनेंशियल्स आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। अब मैं लकीली जो है हम्म। ना, मेरा ये हुआ कि मैं पहले जो इंटरव्यूज दिए थे उससे पहले गूगल के अलावा मैं किसी की फाइनेंशियल्स नहीं पढ़ के गया था। मैं सिर्फ कॉम्पिटेंसी साइड के कुछ एग्जांपल्स याद करके चला हाँ। जाता था और इंटरव्यू पास हो जाता था। यहाँ पे क्योंकि एक बड़ा नाम था तो मैं खुद ही बहुत कॉन्शियस था और मैं एक्स्ट्रा जो है ना कर रहा था कि यार हो जाए। तो मैंने FS पूरी उनकी छान ली थी। तो उनका जो 20 मिनट का जो टाइम था फ्रॉम 1 आवर, वो 20 मिनट उनको समझाने में लगा कि आपकी जो FS है उसमें जो है ना मेजर, आपको जो है ना मेजर चीजें कौन सी है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स कौन सी हैं, उसमें हम्म। मेजर रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज कौन सी आ रही हैं, कौन सी एक्सेप्शंस आप ले रहे हैं IS के अंदर, और जो है आपके कौन से डिस्क्लोजर्स हैं वो जो ज्यादा डिटेल्ड हैं और जो ज्यादा कम डिटेल्ड हैं। वो पूरा समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और जो है ना आपको वो आनी चाहिए। उसके बाद फिर आप टेक्निकल साइड के थोड़ा सा अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आप नॉन टेक्निकल साइड में जाते हैं, जहाँ पे डिफरेंट रीजन्स के जो है ना मैनेजर्स आपका इंटरव्यू लेते हैं। उसमें फिर हम्म। वही चीजें होती हैं कि जो है ना आपको एक एग्जांपल दिया जाता है, एक सिचुएशन दी जाती है, और आपको बोला जाता है कि आप इस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। फिर आप वो सारा रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है। फिर एक लास्ट इंटरव्यू होता है, वो आपके जो डिपार्टमेंटल हेड होता है उसके साथ होता है। उसमें जो चीजें पूछी जाती हैं वो भी काफी डिफरेंट होती हैं। वो मिक्स ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल होती हैं। टेक्निकल में वो बेसिकली ये पूछता है कि आप जब टीम में आ रहे हैं, जब इस टीम में आप ज्वाइन करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी टीम चीजें, पहले तो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारी टीम क्या कर रही है। हम्म। फिर पूछता है कि जो टीम हम कर रहे हैं उसमें आप क्या इंप्रूवमेंट ले आ सकते हैं।
अब ये चीज बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है कि आप क्या बताएंगे उनको कि यार क्या इम्प्रूवमेंट आप ले आ सकते हैं इस चीज में। बिल्कुल। ठीक है। तो फिर उसमें जो मैंने चीज उसको सेल की थी वो बेसिकली आईटी साइड से सेल की थी। मैंने ये चीज सेल की थी कि वो जो गूगल में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो उसके अंदर जो टीम है, ठीक है, वो बेसिकली सारी एंटिटीज को जो ईयू में है उसको कंसोलिडेट करती है। तो कंसोलिडेट करती है तो डिफरेंट एंटिटीज के जो कंट्रोलर्स हैं उनके साथ वेरी जो है ना फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशंस होती है। वो कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल होती है। तो मैंने ये कहा था कि यार ये ईमेल्स में जो है ना काफी रिस्क होता है कि कभी कभी आप चीजों को मिस कर देते हैं, आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि आपके पास एक वर्क वीवा सिस्टम है डब्ल्यू डेस्क जिसको कहा जाता है, ठीक है, हम्म। डब्ल्यू डेस्क के थ्रू इस चीज को ऑटोमेट हम कर सकते हैं। इन तमाम जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना थ्रू ईमेल हम इस पोर्टल पे ले आ सकते हैं। इस पोर्टल को मैंने एआईबी में इम्प्लीमेंट किया है। इसी पोर्टल को मैं जो है ना उस मॉडल को यहीं ले आऊंगा और हम पूरी चीजों को ऑटोमेट कर देंगे। जो रिक्वेस्ट आप ईमेल्स के थ्रू भेजते हैं वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, उसके बाद वो ट्रैकिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जिससे जिंदगी आसान हो जाएगी। तो वही उस है। बंदे को जो ना काफी चीज जो ना अट्रैक्ट कर गई और मतलब काफी फिर चीजें बेहतर हो गई। फिर इवेंचुअली ऑफर आ गई। तो ये एक इंटरव्यू का बेस्ट ऑन एक्सपीरियंस जो दैट। है ना बिग टेक का बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर हाँ, लग रहा इंडस्ट्री। है यार काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू का, बहुत मतलब तो ये बड़ा अच्छा बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की शराज। उसके बाद मुझे ये बताओ कि ओवरऑल कल्चर कैसा लग रहा है, मतलब व्हाट्स डिफरेंट विद गूगल, और वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, पैकेजेस कैसे लग रहे हैं, लोग कैसे हैं, और एक ओवरऑल कल्चर क्या प्रमोट किया जा रहा है गूगल के अंदर। बिल्कुल यार, अगर आप बात करें टेक कंपनी की वर्सेस द इंडस्ट्री आई एम कमिंग फ्रॉम विच इज बैंकिंग। तो बैंकिंग जैसे आप हम बात कर रहे थे बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है। हर चीज प्री हम्म। डिफाइंड है। आपको पता है आपको उठ के क्या करना है। मतलब आपका जो इनपुट है वो बहुत कम है। आपको चीजें बताई गई हैं वही आपको करनी है, इससे हट के नहीं करनी है आपको। क्योंकि जो है ना आपको पता है कि आप हट के कर ही नहीं सकते, कुछ स्कोप इतना ज्यादा है ही नहीं आपकी जो ना इनपुट्स का। ठीक है। जी। जो आप चीजें ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं, बाकी कोई इतना कोई आप नया कोई चीज नहीं ले आ सकते बैंकिंग में, क्योंकि वो सारी प्री डिफाइंड है, एस्टेब्लिश्ड है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है। जब आप टेक साइड की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इवॉल्विंग है। अब इवॉल्विंग क्यों है? क्योंकि आप जब एफएक्स सेक्टर को देखते हो या किसी दूसरे सेक्टर को देखते हो, वहां पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ओवर द टाइम सेम रहते हैं। जैसे बैंक का जो मेन प्रोडक्ट है वो लोन्स एंड एडवांसेस है, कि लोगों से हम्म। पैसे लेके आगे लोगों को देना मॉर्गेजेस वगैरह के से, मॉर्गेजेस के लिए या दूसरे पर्पसेस के लिए। फिर उससे से इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं। ये प्रोडक्ट सारा आपका स्ट्रीमलाइन रहता है। कभी कभी इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, बॉन्ड्स इशू कर लेते हैं। ये आपको पता है, ये मेजर मेजर मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। ये जी आपको जी। पता है यही प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अब टेक की साइड आ जाएं आप। टेक आपको पता है हर दिन चेंज हो रहा है, हर दिन चेंज हो रहा है। जैसे आप मैं कोट करूंगा यहाँ पे एग्जांपल, जब ये 4-5 महीने पहले चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो गूगल के हाँ अंदर जो है ना कोड रेड इशू हो गया था। क्योंकि वो इतना थ्रेटनिंग था उनके लिए, इतना थ्रेटनिंग था कि वो उनकी नींदें उन्होंने उड़ा दी चैट जीपीटी ने। वो पूरे मॉडल को डिस्टर्ब कर रहा था गूगल के। गूगल का मॉडल यही है कि वो रेवेन्यू जो कमाता है वो आपके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू से थ्रू कमाता है। हाँ बिल्कुल। जो लोग आप जब सर्च करते हैं तो आपके शुरू में जो लिंक्स आती हैं वो सारे एड्स होते हैं। जब आप या क्लिक करते हैं तो गूगल टेक अ परसेंटेज फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम दैट वेबसाइट, फ्रॉम दैट कंपनी। ठीक है। अभी का जो ले ऑफ रिसेंटली हुआ था इसको लोग लिंक करते हैं कि अपकमिंग रिसेशन, बट इट्स नॉट ट्रू। रिसेशन लोग फोर्स ही कर रहे हैं, बैंक्स फेल हुए हैं, मैं देखा। मगर जो गूगल, जो टेक कंपनीज ने अभी जो ले ऑफ किए थे उसका मेन रीजन जो शिराज ने बताया वो ये था कि ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड लोगों ने उन्होंने एंटिसिपेट ज्यादा कर लिया था और ज्यादा लोग हायर कर लिए थे, जो कि बाद में टर्न आउट दैट डिड नॉट नीड दैट मच ऑफ वर्क। तो इसीलिए उनको रिडंडेंट गया टू गेट बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन और कॉस्ट कट की गई। आगे स्टिल एस शिराज ने बताया कि खतरा अभी भी है, बट उसका बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, मे बी इट्स लिंक टू द अपकमिंग रिसेशन। बट या यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, आप यू हैव टू रीड द न्यूज, कीप योरसेल्फ इन्फॉर्म्ड एंड टेक द डिसीजंस लाइक प्रायर टू दैट। इससे पहले कि वो आपको कुछ आके कम्युनिकेट करें, आप खुद अपने इंफॉर्मेशन जो है वो रखें, अपने आप इन्फॉर्म रखें, और उसके हिसाब से प्रोएक्टिव होके इफ यू नीड टू स्विच द जॉब, जस्ट डू दैट प्रोएक्टिवली। तो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड नाउ। तो शिराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने हमें दी। और इसके साथ ही हम जो है अपना सेशन खत्म करते हैं, और अल्लाह हाफिज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हाफिज। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। ठीक है, बाय।